जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जुल के एशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे जो खाकी सीरीज जो कुमार गौरव सर द्वारा चलाई जा रही है उसके एपिसोड 4 के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास खाकी सीरीज की चौथी क्लास है। यदि दोस्तों आपने अभी तक 3 क्लास और नहीं देखी तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है खाकी सीरीज नाम से, वहाँ पे आपको वो 3 वीडियो भी मिल जाएंगे जहाँ से अपनी आप उस क्लास को कवर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अपनी आज की इस क्लास को कवर करते हैं। हमारी आज की क्लास का दोस्तों खाकी सीरीज एपिसोड 4 का पहला प्रश्न लिखा है। 7वीं शताब्दी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन किस वंश से थे? जो हर्षवर्धन थे वो किस वंश से थे दोस्तों? तो पुष्यभूति वंश के थे। किस वंश के थे दोस्तों? पुष्यभूति वंश के थे। लिखा है कुषाण वंश का संस्थापक कौन दोस्तों? तो कुजुल कल्फिसस जो है कुषाण वंश का संस्थापक था। और किस जनजाति से संबंधित है? तो यूची जनजाति से। किस जनजाति से मित्र? तो यूची जनजाति से संबंधित है। और कुषाण वंश का यदि महत्वपूर्ण शासक देखें तो कौन है? कनिष्क फर्स्ट है। कुषाण वंश का महत्वपूर्ण शासक कनिष्क फर्स्ट है, जो कि 78 ईस्वी में दोस्तों शासक बना। और इसने 78 ईस्वी में दोस्तों क्या किया? शक संवत को प्रारंभ किया। कनिष्क के समय ही दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति होती है। कहाँ होती है? तो कुंडलवन कश्मीर में होती है दोस्तों। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो वसुमित्र। और इस संगीति का उपाध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो इस संगीति का उपाध्यक्ष होता है दोस्तों अश्वघोष। और इसी चौथी बौद्ध संगीति के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग बनता है हीनयान और दूसरा बनता है दोस्तों महायान। आइए आगे समझते हैं। लिखा है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन दोस्तों? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक्त है। सातवाहन वंश की कैपिटल यानी राजधानी क्या थी दोस्तों? तो प्रतिष्ठान थी, जो कि अब महाराष्ट्र में है। लिखा है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन? तो दंती दुर्ग। यहाँ दंती दुर्ग लिख लिया है दोस्तों। दंती दुर्ग है। क्या है दोस्तों? दंती दुर्ग है। क्या है मित्र? दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग है। नेक्स्ट लिखा है पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन? तो पुष्यभूति ही था। पुष्यभूति वंश का मेन शासक कौन है? हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों तो क्या थी? कन्नौज थी। और कन्नौज है कहाँ? यूपी में दोस्तों। कन्नौज को दोस्तों क्या कहते हैं? इत्र की नगरी कन्नौज। जो एहोलब लेख है किससे संबंधित दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। प्रदर्शिका और रत्नावली रचना किसकी है दोस्तों? हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? कौन कवि था दोस्तों? तो बाणभट्ट था। हर्षवर्धन के दरबार में कवि कौन था दोस्तों? हर्षवर्धन के दरबार में कवि बाणभट्ट था। हर्षवर्धन के दरबार में विदेशी यात्री आया कौन? तो ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। इसी ह्वेनसांग को दोस्तों क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ह्वेनसांग की बुक का नाम क्या है दोस्तों? सी यू की। क्या नाम है? सी यू और की। ह्वेनसांग की बुक का नाम क्या है दोस्तों? सी यू की है। यदि बात करें बाणभट्ट की रचना कौन सी है, तो बाणभट्ट की रचना हर्षचरित और कादंबरी है दोस्तों। इसी के साथ आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। दूसरा प्रश्न समझते हैं। लिखा फुगड़ी नृत्य होता है कहाँ होता है दोस्तों? गोवा और महाराष्ट्र में होता है। गोवा और महाराष्ट्र का जो तट है उसे कोंकण तट कहते हैं, इसलिए कोंकण तट पर होता है। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों? गणेश चतुर्थी में यह नृत्य होता है। यदि बात करें लावड़ी और तमाशा नृत्य कहाँ के दोस्तों? तो महाराष्ट्र के हैं। फुगड़ी और डकनी नृत्य कहाँ का है? गोवा का है। बुद्ध पूर्णिमा को ही दोस्तों वैशाख पूर्णिमा कहते हैं, जो कि महात्मा बुद्ध को इस दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी और इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति, यानी बुद्ध पूर्णिमा को ही वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही दोस्तों महात्मा बुद्ध को जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति सेम डे में हो गई थी, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा कहते हैं दोस्तों। लिखा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोधगया बिहार में होती है। किस पेड़ के निकट हुई? तो पीपल के वृक्ष के निकट हुई। कौन सी नदी थी? तो निरंजना नदी थी दोस्तों। पारसी समुदाय का नववर्ष क्या कहलाता है? नवरोज कहलाता है। गरबा नृत्य नवरात्रि में होता है। भारत की 15वीं अमूर्त धरोहर क्या है दोस्तों? गरबा। गरबा भारत की 15वीं अमूर्त धरोहर है। तीसरा प्रश्न पूर्ण स्वराज की मांग कब होती है? 1929 में होती है। लाहौर अधिवेशन में होती है। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? JLN मतलब दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। कौन करते हैं दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। यानी पूर्ण स्वराज की मांग 1929, लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस इसके हेड होते हैं दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होती है। सुभाष चंद्र बोस इसकी स्थापना करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता है? 23 जनवरी को होता है, इसलिए हम लोग 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस मनाते हैं। यदि बात करें बेलगांव अधिवेशन तो 1924 को हुआ और गांधी इसके अध्यक्ष बने। गांधी जी ने सिर्फ एक बार अधिवेशन में भाग लिया था, वो था बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव है कहाँ दोस्तों? तो कर्नाटक में है। कराची अधिवेशन कब होता है? 1931 में होता है। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। चौथा प्रश्न दोस्तों, टोटल 11 प्रश्न है। कितने प्रश्न है मित्र? 11 प्रश्न। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है तो दोस्तों नीति आयोग। संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं? जो संविधान में लिखे गए हैं, जिनका संविधान में वर्णन है। वैधानिक निकाय जो दोस्तों संविधान में नहीं है उन्हें वैधानिक निकाय कहते हैं। यदि बात करें आर्टिकल 315 तो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन? रॉस बर्कर। इसके वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी दोस्तों। आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। इसके पहले हेड कौन? केसी नियोगी। 15वें हेड नंद किशोर सिंह और 16वें हेड दोस्तों अरविंद पनगड़िया।
नेक्स्ट लिखा है आर्टिकल 324 जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसकी पहले अध्यक्ष कौन? सुकुमार सेन। यानी निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे दोस्तों। निर्वाचन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन? रमा देवी। लिखा है निर्वाचन आयोग के वर्तमान हेड कौन दोस्तों? राजीव कुमार। नीति आयोग जो है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है। यानी कि आपके इस प्रश्न क्या पूछ रहा था? प्रश्न कह रहा था आपका कौन सा स्वतंत्र निकाय नहीं है, तो नीति आयोग। यानी नीति आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है दोस्तों, तो वही लिखा हुआ है नीति आयोग संविधान में उल्लेख नहीं है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को ही। इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसका उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का सुमन बेरी है। वर्तमान सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम है दोस्तों इसके सीईओ। पांचवा प्रश्न, तुंगभद्रा कोयना भीमा। तुंगभद्रा कोयना भीमा किसकी सहायक नदी दोस्तों? कृष्णा की। कृष्णा दोस्तों महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकली है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबकम पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है दोस्तों। यदि नर्मदा नदी की बात करें तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी भी निकली है। कावेरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो हेमवती और काबिनी है। गोदावरी की सहायक नदी प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा। प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा, वर्धा और इंद्रावती है। लिखा है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर जलप्रपात भी नर्मदा ही नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात है कहाँ? नर्मदा नदी, जबलपुर एमपी में है। अगला प्रश्न लिखा है न्यूमेरिकल है। सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है और जल पीने के लिए चली जाती है। वह 2 मिनट बाद वापस आती है और देखती है कि परिपथ में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ में प्रवाहित शुद्ध आवेश ज्ञात करें। कह रहा है परिपथ में प्रवाहित शुद्ध आवेश ज्ञात करें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? आई बराबर क्या होता है? यानी कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। आवेश बटे टाइम होता है, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो क्यू आई का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, कुलाम आवेश का मात्रक कुलाम होता है, टी मतलब समय का मात्रक सेकंड होता है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी हो जाएगा मित्र। क्यू बराबर आपको दिया गया है 2.5, आई बराबर क्यू निकालना है। आई बराबर 2.5 दिया गया है। समय दिया है दोस्तों आपको 2 मिनट दिया है। और दोस्तों क्या होगा? तो समय को मिनट को हमें सेकंड में बदलना है, इसलिए 60 से मल्टीपल करेंगे। हो जाएगा क्यू बराबर 5 × 60 यानी 300 कूलम। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मित्र। आइए सातवें प्रश्न को समझते हैं। लिखा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं कौन कौन? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत और निर्वाचित दोनों। विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत भाग नहीं लेते, यानी कि राष्ट्रपति में मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, उपराष्ट्रपति में मनोनीत भाग लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 64 किसके बारे में बताता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है। हमारे उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ हैं, जो कि राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। इन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराया था। किसको हराया? मार्गरेट अल्वा को हराया। आठवां प्रश्न लिखा है खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल दोस्तों मानसून में उगती है और जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काट लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चावल। यदि रबी की फसल बात करें तो शीत ऋतु की फसल है, नवंबर में बोते हैं, मार्च में काट लेते हैं। तो रबी की फसल का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? चना, राई, गेहूँ, मटर, सरसों, जौ, आलू, इसबगोल। चना, राई, गेहूँ, मटर, सरसों, जौ, आलू, इसबगोल। यदि बात करें जायद की फसल तो दोस्तों वर्षा ऋतु की फसल है, यानी कि ये सर्दी और गर्मी के बीच की फसल है। किसकी फसल है? सर्दी और गर्मी के बीच की फसल है मित्र। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तरबूज, ककड़ी और खीरा। तरबूज, ककड़ी और खीरा इसके एग्जाम्पल हैं। नवा प्रश्न लिखा है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकलेगा? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब दोस्तों एनएनपी, एमपी का मतलब मार्केट ऑफ प्राइस। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। कैसे निकलेगा दोस्तों? तो बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेशी आय से निकलेगा। यदि बात करें ग्रॉस से अगर हमको नेट निकालना है तो दोस्तों हम लोग मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे। ग्रॉस मतलब होता है दोस्तों सकल, नेट मतलब होता है निवल। यानी सकल से निवल निकालना है तो मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे, गिरावट को माइनस करेंगे। यदि नेशनल यानी राष्ट्रीय से अगर डोमेस्टिक घरेलू निकालना है तो विदेश से प्राप्त आय को माइनस करेंगे दोस्तों। 10वां प्रश्न 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? मोगा, जो कि पहली बार इसमें फर्स्ट कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। 228 पदक जीते। इसका आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। यदि बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तो इसका शुभंकर क्या है? आशा है, 5वां संस्करण है, एमपी में आयोजन होता है। इसके फर्स्ट कौन आया? महाराष्ट्र आया। लिखा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका शुभंकर उज्ज्वला, नई दिल्ली में आयोजन होता है। फर्स्ट इसमें आता है हरियाणा, 105 पदक भारत ने जीते। 4th एशियन पैरा गेम्स हांगझाऊ चीन में हुआ। पेपरी पक्षी इसका शुभंकर है। इसका फर्स्ट इसमें कौन आया? चीन फर्स्ट आया दोस्तों। 11वां और अंतिम प्रश्न पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसकी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी की है।
DBN दादा भाई नौरोजी की है, जिन्हें दोस्तों हम लोग वयोवृद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? वयोवृद्ध भी कहते हैं। इंडियन स्ट्रगल बुक किसकी? सुभाष चंद्र बोस की है। लाइफ डिवाइन बुक किसकी? अरविंद घोष की है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड इनका अरविंद घोष का, यानी कि अरविंद घोष का आर्टिकल है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड अरविंद घोष का आर्टिकल है। इंडिया डिवाइडेड बुक किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड बुक किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की है। इसी के साथ दोस्तों आपका चौथा एपिसोड खाकी सीरीज का कंप्लीट होता है। दोस्तों यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। दोस्तों कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।